कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो आपका आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू द हेरिडिटी, जो हेरिडिटी से संबंधित नहीं है वो आपसे पूछा गया है भाई। लॉ ऑफ सिमिलरिटी होगा, लॉ ऑफ वेरिएशन होगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन होगा, या फिर लॉ ऑफ प्रोग्रेशन होगा। जल्दी करेंगे भाई। सीमा किस में आता है 100 मार्क्स का कॉमन? भाई 90 मार्क्स का आपका आता है और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। 100 मार्क्स का कहां पे कॉमन बता रहे हैं आप? जल्दी करें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो नियम है आपकी आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी होगा, लॉ ऑफ वेरिएशन होगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन होगा, या फिर लॉ ऑफ प्रोग्रेशन होगा। जल्दी करेंगे भाई। नीट ट्रिपल एस बी के अंदर यस 100 मार्क्स का नहीं नहीं भाई, उसमें जीके अलग लेवल की चीजें आती है ना, तो वो अलग से आएगा आपका, ठीक है। और आपका पीआरटी के लिए 100 मार्क्स का जो डीएसएसबी में जो सीडीपी पूछी जाती है उसके लिए भी चीजें रेडी हो रही हैं। जल्दी करें भाई। देखो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 1 का, वो आंसर बनेगा आंसर नंबर 4। क्या आंसर बनेगा? आपका आंसर नंबर 4 बनेगा। ये आपका प्रोग्रेशन से यानी कि प्रोग्रेस करने से रिलेटेड है, ये आपका आनुवांशिकता का नियम नहीं होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो। सबसे पहले अगर मैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी के बारे में बात करूं तो ये क्या कहता है? यह नियम कहता है कि संतति यानी कि जो स्प्रिंग्स होते हैं अपने माता पिता के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जैसे माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं ना वही वो किसके अंदर आते हैं? आपके इसके अंदर आते हैं। आ गई बात आपको समझ में? तो ये आपका लॉ ऑफ सिमिलरिटी होता है। आनुवांशिकता के अंतर्गत यह माता पिता से संतानों में समान गुणों को हस्तांतरित को दर्शाता है, यानी कि जो माता पिता में गुण होंगे वही किसके अंदर जाएंगे? आपके जो बच्चे होंगे उनके अंदर जाएंगे। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी तो आपकी बात सही है। वहीं पे बात करें लॉ ऑफ वेरिएशन के बारे में, तो यह नियम कहता है कि संतानों में माता पिता से कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। यानी कि मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि किसी के माता पिता की अगर हाइट लंबी हो तो बच्चे की हाइट भी लंबी जाए। ये चीज कोई फिक्स थोड़ी ना होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको मिलेगा, क्योंकि जो आनुवांशिकता है, जो हेरिडिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हेरिडिटी सिर्फ माता और पिता के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना करती है। मैंने आपको बताया था ना, आपका कंप्लीट आपके दादा दादी नाना नानी आपके जो प्रीवियस जो भी जनरेशन हो चुकी है ना उनके ऊपर भी तो डिपेंड होती है ना। तो हो सकता है उनमें से आपके जो नाना है वो कम हाइट के हों, आपके जो दादाजी हैं वो कम हाइट के हों, तो इस वजह से आप उनके ऊपर चले गए हो, तो कुछ ना कुछ क्या आ गया? आपका वेरिएशन तो आ गया ना। तो ये लॉ ऑफ वेरिएशन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। यह भिन्नता आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों का परिणाम होती है, यानी कि आपकी आनुवांशिकता से तो मैंने बता दिया, और जो पर्यावरण है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे? ठीक है भाई, बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा हुआ था, सब कुछ एकदम अच्छा था, उसे सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाया हो, उसके साथ कोई पर्यावरण में आने के बाद जहां पे वो रहता था वो प्रदूषित वातावरण हो आपका, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। याद रखेंगे आप। तो इसलिए यहां पे आपका हो गया कौन सा? ये आपका लॉ ऑफ वेरिएशन हो गया। अब वहीं पे रिग्रेशन, ये तो हम काफी बार वैसे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह नियम कहता है कि संतानों में कुछ लक्षण औसत की ओर लौटने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि माता पिता अगर हाईली इंटेलिजेंट हैं तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उनका बच्चा क्या हो? आपके नॉर्मल लेवल का हो। तो इसको हम लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं हम, ठीक है। यदि माता पिता में कोई लक्षण अत्यधिक विकसित है तो संतानों में वो औसत स्तर का आ सकता है। यानी कि अगर माता पिता आपके हाईली इंटेलिजेंट होंगे ना तो जरूरी नहीं है बच्चा भी निकले। बच्चा कैसा हो सकता है? बच्चा आपका एवरेज हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलता है। तो ये सारे के सारे आपके हैं। प्रीत यादव ये टीजीटी के हैं भाई 2023 के, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? ठीक है। और एक होता है आपका लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, और यह आनुवांशिकता से संबंधित आपका बिल्कुल भी नहीं होता। रीजन क्या है? ये विकास से और उन्नति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया आप, चाहे ये पीआरटी लेवल हो, ये तो वैसे टीजीटी लेवल का है 2023 वाला पेपर, लेकिन टीजीटी हो, पीआरटी हो, चाहे पीजीटी हो, आपको सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद इसकी पीडीएफ भी कंप्लीट डल जाएगी 2018 से 2023 तक की, ठीक है। तो इनको भी पीआरटी की डल चुकी, टीजीटी की डल चुकी, पीजीटी की डल जाएगी, ठीक है। क्वांट का पोर्शन है, पीआरटी का डल चुका है, टीजीटी का डल चुका है, पीजीटी वाला बचा है। और अभी मैं रात को आपकी क्लास लगा सकता हूं, शायद कल से मैं स्टार्ट करूंगा, और रात को लेट, ठीक है, जो यूट्यूब पे हमारी क्लास होती है ना उसके बाद, तो उसके लिए भी रेडी रहना, जहां पे हम हिंदी और इंग्लिश को भी जल्दी से निपटाएंगे भाई। चलो जल्दी करो। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इनमें से नहीं है, वो आपसे पूछा गया है भाई। जल्दी आंसर करेंगे।
कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण होता है, अलेक्जेंडर का पास अलोक परीक्षण है, या फिर सेगविन का फॉर्म बोर्ड परीक्षण है, या फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है? कौन सा ऐसा है जो परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट आपका नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे भाई। और अभी आपका चेयरमैन बन चुका है, पता होगा ना, तो अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो रिवीजन वगैरह की, ठीक है। एक बार टीजीटी पीजीटी को निपटा देता हूं, फिर अपना जो पीआरटी वाले हैं उस बैच में ही क्लास लगेंगी, केवल पीआरटी वाले बैच में। जल्दी करेंगे भाई। यस, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर बनेगा भाई आपका आंसर नंबर 4। कौन सा होगा? स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होता है इंटेलिजेंस का। रीजन देखो, आप हर एक चीज का रीजन पक्का पता लगाना। यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में, वो होते क्या है, तो ये जो परीक्षण होंगे ना, जिनमें शारीरिक और मानसिक कौशल का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है, ये सामान्य रूप से आपके नॉन वर्बल होते हैं और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होते हैं जिनके पास भाषा कौशल सीमित है, इनकी स्किल्स नहीं होती बोलने वगैरह की, इन चीजों की, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हो गए, अशिक्षित व्यक्ति हो गया, या विशेष आवश्यकता वाले लोग हो गए, तो उनसे आपके परफॉर्मेंस टेस्ट आपके करवाए जाते हैं। अब देखो यहां पे मैंने सबसे पहले बात की कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के बारे में। तो कैसा है आपका ये? परफॉर्मेंस टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? परफॉर्मेंस टेस्ट है, याद रखें आप। और इसमें होगा क्या? इसमें व्यक्ति को ब्लॉक्स का उपयोग करके दिए गए डिजाइनों को पुनः बनाना होता है। यह समस्या सुलझाने और दृष्टि संबंधी कौशल को मापता है। आपने काफी जगह देखे होंगे ना कि कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, उनको सही तरीके से एडजस्ट करना है, उसके बाद पूरी एक चित्र बन जाता है, एक आदमी की तस्वीर बन जाती है, इस तरीके से, ठीक है, याद रखेंगे आप। उदाहरण के लिए छोटे ब्लॉकों का उपयोग करके पैटर्न या डिजाइन बनाना। मैंने आपको बताया ना कि भाई इस तरह के ब्लॉक नहीं होते हैं, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और उसको कंप्लीट बॉक्स के अंदर जचाना होता है, यहां से उठाया यहां पे रखा, कहां पे वो मिलता है, पूरी तस्वीर आपकी बन जाती है, इस टाइप की चीजें आपकी, ठीक है। चलो, उसके बाद आप कहता है अलेक्जेंडर का पोस्ट अलोंग टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो ये भी कैसा होता है? आपका परफॉर्मेंस टेस्ट ही होता है। क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट होता है आपका ये। इसमें क्या होगा? इसमें व्यक्ति को ब्लॉक्स को एक ट्रे में स्थानांतरित करना होता है। यह समन्वय और तर्क कौशल का परीक्षण करता है कि उसी टाइप का होता है आपका ये लगभग, ठीक है, याद रखिए भाई, पजल टाइप। सेगविन फॉर्म बोर्ड के बारे में बात करें तो यह भी आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है। देख रहे हो, तीनों में लगभग सेम सेम सी ही बातें हैं। तो इसमें व्यक्ति को विभिन्न आकार के जो ब्लॉक होंगे ना, उनको सही स्लॉट्स में रखना होता है। यह गति, शारीरिक समन्वय और दृष्टिगत कौशल का क्या करता है? आपका परीक्षण करता है। लेकिन जब आप आओगे ना स्टैनफोर्ड बिने के अंदर, तो यह कैसा होता है? यह आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। और जो किसको मानता है? यह व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि जो आईक्यू लेवल होता है ना, उसको मापने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये क्यों नहीं है आपका? यह क्रियात्मक नहीं हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर और शाब्दिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान दिया जाता है। आपका हो गया ना वर्बल, तो वर्बल में क्या है? नॉर्मल सी बात, आपसे मुंह के द्वारा, मौखिक के द्वारा आपसे बोल के ही बातें की जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे जो जरूरत है नहीं। और परफॉर्मेंस टेस्ट में हमने क्या बात की थी कि जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं, उनके माध्यम से करवाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका नहीं होगा। तो मेन जो हेडिंग है उसको भी याद रखना, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? इनमें से कौन सा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है भाई आपका? ये आपसे पूछा गया है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है वो आपको बताना है। जल्दी करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं है वो आपको बताना है भाई। इसमें देखो, आप मैचिंग क्वेश्चंस हो गए, एनालिटिकल क्वेश्चन आपका हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके हो गए, या ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन हो गए। इजी है, इजी है ना। और लास्ट में प्लीज बताना, आपने ना नोट डाउन किया करो किसके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि बाद में यही चीजें काम आती हैं। हर सेट को ऐसे ही किया करो, उसको प्रैक्टिस करो, जो गलत हो रहे हैं उसको साइड में लिख लो कि ये नंबर क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। बाद में उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखो, चीजें समझ में नहीं आ रही तो थ्योरी में देखो, नोट्स में देखो, और बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करो जो आप गलत करते हो, ठीक है। हाँ, ये तो इजी था ना। दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है मोनिका। अब यहां पे देखो, आप यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सेकंड। भाई मैचिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? यहां पे ए लिखा हुआ है, यहां पे बी है, यहां पे सी है। अब ए का आंसर यहां पे दे देंगे,
बी का आंसर यहां पे दे दिया, सी का आंसर यहां दे दिया, डी का आंसर थर्ड पे दे दिया, तो आपको मैच करना है। तो मैचिंग कैसा होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो हुआ, आपको वहां पे थोड़ा लिखना थोड़ी ना पड़ा। वहीं पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं आपको अच्छे से पता है, तो वो भी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव है। और साथ में ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन, यानी कि आपके पास कोई स्टेटमेंट है, बीच में ब्लैंक्स दे दिया कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो ये भी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो हुआ, है ना, सब्जेक्टिव तो नहीं हुआ। लेकिन जब आप इसमें जाओगे ना एनालिटिक के अंदर, तो एनालिटिक में क्या करता है, क्या होता है, एनालिसिस करना चीजों का, ठीक है। और एनालिसिस में आपको अच्छे से पता है, कंप्लीट आपको डिटेल भी चाहिए, कंप्लीट आपको उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा चीजें यहां पे होती हैं, ठीक है, याद रखें भाई। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर सेकंड बन जाएगा एनालिटिकल क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था है क्या है, अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलेसेंट पीरियड इज स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म होगा, स्टेज ऑफ मोरलिटी कंस्टेंट होगा, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरलिटी होगा, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी होगा। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप खुद से देखिए, आप पीजीटी की कर चुके हो, आप पीआरटी की कर चुके हो, तो आप खुद से देखिए सारे क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं आपके। जल्दी करें भाई। लोगों को है ना पढ़ने का तरीका नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको एक्चुअल बताऊं, जैसे मैंने परसों क्या किया, परसों हाँ मैंने क्या किया कि मेरे को ये देखना था कि जो टीजीटी साइंस का जो पेपर होता है हरियाणा के अंदर, जो पेपर होता है ना टीजीटी साइंस वाला, जो मेन स्क्रीनिंग आप जिसे बोलते हो, तो मेरी हमेशा हैबिट क्या होती है, जब भी मैं किसी पेपर को देखता हूं ना, सबसे पहला काम मैं यही करता हूं कि मैं उसमें ये देखता हूं कि पेपर आया कहां से है, किस बुक से आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो जब मैंने उस पेपर को देखा, टीजीटी लेवल का पेपर था, जो आपको पता है ना कितनी पेमेंट मिलती है, लगभग 66 से 70 के आसपास आपकी पेमेंट होती है स्टार्टिंग में लगते ही, अगर आप टीजीटी लेवल पे लगते हो हरियाणा के अंदर। तो जब मैंने उस पेपर को देखा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे बुक से मिल गए, ठीक है। अब लोगों की हैबिट है इधर उधर भागने की, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की बुक उठा के ले आएंगे, अपनी जो बेसिक बुक्स हैं उनको कभी उठा के देखते नहीं है। तो अपना जो तरीका है ना तैयारी करने का, उसको भाई चेंज करो, ठीक है। हर चीज पॉसिबल है, बस तरीका पता होना चाहिए कैसे चीजें करनी है। जल्दी आंसर करेंगे भाई। यस, यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा भाई आपका आंसर नंबर 4, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था जिसे हम बोलते हैं, या स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी जिसे हम बोलते हैं। अब ये कौन सी होती है, ये आपकी स्टेज नंबर सेकंड होती है, और ये कौन सी होती है, आपकी स्टेज नंबर फर्स्ट होती है, ठीक है। क्योंकि पियाजे ने आपका जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो इसके अंदर इन्होंने 2 ही स्टेज दी थी, ठीक है, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरलिटी और स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी, ये 2 स्टेजेस के बारे में ही इन्होंने बात की थी, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने आपको बताया था पियाजे का नैतिक विकास, तो सबसे पहले किसने दिया था, पियाजे ने ही दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोरलिटी जो है, मोरलिटी की जो ऊपर जो थ्योरी है सबसे पहले किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, आपके पियाजे ने ही दी थी। लेकिन उसके बाद कौन आ गए थे, आपके कोलबर्ग आ गए थे, आपको अच्छे से पता है डायलेमा के बारे में उन्होंने बात की थी। तो पियाजे ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेजेस के बारे में बात की, और इन्होंने लाइफ स्पैन के बारे में बात नहीं की, कंप्लीट लाइफ के बारे में बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 से 7 साल के आपके बच्चे हो गए, और थोड़ा सा 10 प्लस आप लगा लीजिए, सिर्फ वहीं तक ही आप ये रह गया था, ठीक है। तो वहीं पे चीजें गड़बड़ हो गई थी आपकी। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर 4 बन जाएगा स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी, ठीक है। अब किशोर अवस्था के बारे में पूछ रहा था ये, तो किशोर अवस्था तो नॉर्मल सी बात है, कहां पे मिलेगी आपकी, बड़े होने पे मिलेगी, यानी कि 10 प्लस के अंदर ही जाके मिलेगी आपको, ठीक है। और जो हेट्रोनोमस होती है आपके 4 से लगभग 10 तक बोल सकते हो आप, या 4 से 8 बोल सकते हो, 4 से 7 आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जा सकते हो, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इसमें देखो यह अवस्था लगभग 4 से 7 वर्ष की आयु में देखी जाती है। बच्चे नियमों को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानते हैं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब आप इसको कोहलबर्ग की थ्योरी से कंपेयर करोगे ना, तो कोहलबर्ग ने एक सोशल ऑर्डर वाला कंसेप्ट दिया था, सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर कौन सी नंबर की स्टेज है, आपकी 4th नंबर की स्टेज है ना। अगर मैं सेकंड लेवल के बारे में बात करूं, उन्होंने 3 लेवल दिए थे ना आपके, तो कन्वेंशनल लेवल जो सेकंड लेवल था, तो सेकंड लेवल के अनुसार तो स्टेज नंबर कौन सी आपकी, सेकंड है। बाकी टोटल उन्होंने जो स्टेजेस दी थी उसमें ये 4 नंबर की स्टेज होती है ना आपकी सोशल ऑर्डर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग है ये वाली, यानी कि उसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो सोशल ऑर्डर में भी क्या बोलते थे कि समाज में, सोसाइटी में जो भी नियम और कानून बने हैं ना, तो उनको आप नहीं तोड़ सकते। और यहां पे यही चीज बोल रखी है कि इसमें बच्चे नियमों को स्थिर मानते हैं और अपरिवर्तनीय मानते हैं, तो वे नियमों का पालन सजा के डर से करते हैं, और अधिकार आधारित नैतिकता पर क्या होते हैं आपके, निर्भर होते हैं। इसे हम नैतिक बाध्यता यानी कि मोरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट भी हम इसको बोलते हैं,
ठीक है, याद रखेंगे भाई। वहीं पे अगर ऑटोनोमस के बारे में बात करें तो ये आपके किशोर अवस्था में विकसित होती है, यानी कि 10 प्लस के बाद जाके विकसित होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसलिए आपका ये आंसर बनेगा। और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बच्चे बोलते हैं कि नियम आपसी समझौते से बनाए जा सकते हैं और उनका बदला भी जा सकता है। अब जब भी बदलने के बारे में बात आ गई तो किस में चले जाओगे आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओगे। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपकी 5th नंबर की स्टेज थी ना, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग, याद होगा ना आपको, 5th नंबर की स्टेज, लास्ट वाला पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आपका। ठीक है, तो उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। इसमें क्या बोलते थे कि नियम और कानून को हम कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेके चलेंगे, अगर उनसे किसी का भला होगा तो हम मान लेंगे, वरना नहीं मानेंगे, तो नियम तो आपके चेंज होने के लिए ही बनते हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना वो, तो उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। और देखो, वे नैतिकता को सजा के डर से नहीं बल्कि आपसी सहयोग यानी कि मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन आ गया आपका। ये भी एक क्वेश्चन आया था ना, मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन किसके अंदर आपका होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था ना। तो एक्सप्लेनेशन जो मैं देता हूं ना भाई, बहुत सोच समझ के डालता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच समझ के और बहुत ही डिटेल में, ताकि कंप्लीट थ्योरी जो है ना वो यहीं से रेडी हो जाए, आपको अलग से कुछ करना ना पड़े। लेकिन इसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है भाई इनको रिसर्च करने में, देने में, देखने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संकर्यात्मक अवस्था इससे संबंधित नहीं है। यानी कि आपकी जो कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसकी कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी होगा, सेरिलाइजेशन होगा, एनिमिज्म होगा, या फिर कंजर्वेशन होगा। जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करें। गुलशन नमस्कार भाई, जल्दी करेंगे भाई। जल्दी करो, कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संकर्यात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, प्लीज जल्दी करेंगे भाई। यस, कुछ लोग एकदम राइट आंसर दे रहे हैं। मीनाक्षी आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हो, मैं आपको आजकल नोटिस कर रहा हूं, आप हमेशा राइट आंसर देते थे, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देते थे, तो या तो आपने थोड़ा सा पढ़ना कम कर दिया है या फिर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, तो 5 के अंदर जो आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका 3 बनेगा। कौन सा है, आंसर नंबर 3 बनेगा, एनिमिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीववाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम जीववाद। और ये कौन सी स्टेज में होता है, ये आपकी जो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है ना, प्री ऑपरेशनल वाली, उसके अंदर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अरे आप एनिमिज्म से ही आइडिया लगा लेते हैं। एनिमिज्म में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या समझते हैं, जैसे अपनी गुड़िया उनके पास है, तो गुड़िया को वो क्या करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसके अंदर जीवन हो। ठीक है, उसके साथ खेलेंगे, उसे खाना खिलाएंगे, उसे नहलाएंगे, उसे कपड़े पहनाएंगे, उसको अपने साथ सुलाते हैं, ऐसा करते हैं ना छोटे बच्चे, जो खिलौनों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं ना, तो उसको हम जीववाद ही बोलते हैं, एनिमिज्म बोलते हैं। और एनिमिज्म एकदम छोटा बच्चा ही तो शो कर रहा है, तो आपको तो वैसे ही आइडिया लग जाना था, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, जहां पे वो मूर्त तरीके से सोचना स्टार्ट कर दे, तो ये तो बहुत आगे की बात है, तो आपको तो वैसे ही आइडिया लग जाना था, है ना। तो यस, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर बनेगा आंसर नंबर 3, एनिमिज्म। ये प्री ऑपरेशनल में होता है भाई, किसमें, प्री ऑपरेशनल में, क्योंकि सेंसरी सबसे पहली स्टेज कौन सी थी पियाजे की, आपकी सेंसरी ऑपरेशनल। ठीक है, जो आपके लगभग 0 से और 2 वर्ष तक होती है, तो इतना छोटा बच्चा तो शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। ठीक है, जो आपके लगभग 2 से लेके 6 वर्ष तक आपकी होती है ना, लगभग 2 से 6 आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल आपकी आ जाती है। कंक्रीट में आप क्या बोलते हो, लगभग 7 से आप 11 बोल देते हो। और उसके बाद क्या आती है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल आती है। कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जो आपका हरियाणा जो जेबीटी वाला एग्जाम था उसमें पूछा भी गया था, तो इसमें क्या होता है, आपका 11 प्लस आप बोल सकते हो, 11 से 15 या फिर 11 प्लस आप बोल सकते हो। तो ये चीजें बार बार रिवाइज करोगे तभी तो याद रहेगा। तो इसको हम आंसर क्या बन जाएगा आपका, एनिमिज्म। क्या बोलेंगे, एनिमिज्म आप इसको बोलेंगे। रिवर्सिबिलिटी आपको अच्छे से पता है कि रिवर्सिबिलिटी आपकी कंक्रीट में ही तो आती है। इसके बारे में आपको एग्जांपल भी देता हूं कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता के साथ बाजार में जाता है, तो बाजार में जाने के बाद पिताजी ने बोला कि बेटा आप है ना घर पे जाओ, मुझे है ना काम है, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। तो बच्चा कहेगा कि मुझे तो रास्ता पता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो रास्ता मैं आया हूं ना घर से पापा के साथ बाजार में, वही रास्ता वापस जाने का भी है।
ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी बच्चा कब नहीं समझ पाता, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना उसमें नहीं समझ पाता, लेकिन जब कंक्रीट में आता है तो रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर डेवलप आपकी हो जाती है, तो इसलिए आपका ये सही है। सीरियलाइजेशन मतलब चीजों को सीरीज के अंदर लगा पाना, तो ये भी आपका इसी में होता है। और कंजर्वेशन के बारे में आपको ऑलरेडी हमेशा बताता हूं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे बच्चा है ना कंजर्वेशन में, संरक्षण में कम या ज्यादा के डिफरेंस को नहीं समझ पाता, कम या ज्यादा का डिफरेंस ना समझ पाना। देखो मैं क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेशन करो। मैंने बोला कम या ज्यादा का डिफरेंस ना समझ पाना, तो जब मैं ना समझ पाना बोलूंगा तो इसका मतलब वो प्री ऑपरेशनल में चला जाएगा। और जब मैं ये कहूंगा कि ना उसके अंदर डेवलप हो जाती है ये प्रॉपर्टी, तो डेवलप कहां पे होती है, वो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल में डेवलप हो जाती है, थर्ड स्टेज में डेवलप हो जाती है। मेरी जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना, और एग्जाम जब आए ना तो एग्जाम में भी इस चीज को देख लेना कि उसको वो अप्रूव कर रहा है या मना कर रहा है, यानी कि वो ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आ चुकी या इस प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आई है। नहीं आई के बारे में पूछेगा तो आप प्री ऑपरेशनल में चले जाओगे, और आगे के बारे में पूछेगा तो आप कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर आ जाओगे। तो हमेशा लैंग्वेज पे फोकस करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर 3। ये कम और ज्यादा का मतलब समझ गए ना, चॉकलेट वाला एग्जाम्पल, कि छोटा बच्चा है आपने उसको चॉकलेट दी, तो एक तो आपने उसके सामने ये चॉकलेट रख दी बड़ी सारी, और एक आपने चॉकलेट को टुकड़ों में रख दिया, तो बच्चा टुकड़ों वाली चॉकलेट को उठाएगा क्योंकि उसे क्या लगता है कि ये जो चॉकलेट है ना ये ज्यादा चॉकलेट है क्वांटिटी के अंदर, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहा कि दोनों का साइज तो भाई साहब सेम ही है ना, इस चीज को वो नहीं समझ पाता। तो कौन सी स्टेज में आपका ये होता है, प्री ऑपरेशनल में, अगर प्रॉपर्टी आ गई तो कंक्रीट ऑपरेशनल में। लेकिन इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका एनिमिज्म, ठीक है, याद रखेंगे भैया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ। अच्छा एक्सप्लेनेशन भी लगा रखी है मैंने भाई, तो सारी मैंने आपको वैसे बताई दी। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जिसे आप छू सकें, जो आपकी आंखों के सामने हो, 7 से 11 आपकी है ना, तो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेक ऑफ कंजर्वेशन जो था वो आपका आ चुका होता है, यानी कि खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि बच्चा आप समझ पाता है कम और ज्यादा के फर्क को। डिसेंट्रेशन, जो आप ग्लास वाला एग्जांपल बोल रहे हो ना, ग्लास वाला एग्जांपल किसने लिखा, मोनिका शर्मा ने। मोनिका, ग्लास वाला जो एग्जांपल है वो डिसेंट्रेशन वाला है, कि जहां पे बच्चा एक चीज के ऊपर फोकस करता है, उसके सामने गिलास रख दिया, एक तो इस तरह से इसमें पानी डाल दिया, सेम पानी दूसरे गिलास में डाला, लेकिन वो हाइट में क्या है आपका, लंबा है, तो बच्चा क्या बोलेगा, इसके अंदर ज्यादा पानी है। ऐसा उसने क्यों बोला, उसको हाइट के ऊपर फोकस है उसका, ये गिलास उसको बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि इस वाले गिलास की चौड़ाई भी तो ज्यादा है ना, तो चौड़ाई ज्यादा होगी तो भी तो ज्यादा पानी आ सकता है, इस बात को वो भूल चुका है। इसको हम सेंट्रेशन में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिसेंट्रेशन की एबिलिटी कब आ जाती है बच्चे में, तो कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाएगी, और डिसेंट्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं आई उसके अंदर, कब नहीं आई, प्री ऑपरेशनल में नहीं आई है, ठीक है, याद रखेंगे। और वहीं पे क्लासिफिकेशन बच्चे में आ जाता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर। और ट्रांजिटिविटी मैं काफी बार बोलता भी हूं कि A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज A इक्वल टू सी, ये किस में आ जाती है, बच्चे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और एनिमिज्म मैंने आपको बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्रॉपर्टी होगी। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव वस्तुओं की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने खिलौनों को अपने पास संभाल कर रखते हैं, वे अपने खिलौनों को कपड़े पहनाएंगे जैसे कि वो सजीव हो, इसे बोला जाता है क्या, आपका एनिमिज्म। आज तो चांद बहुत ही बोलते हैं ना उदास है, तो चांद का उदासी से क्या लेना देना भाई, वो एनिमिज्म है, ठीक है, तो याद रखें भाई। आज तो चंदा मामा नाराज हैं, तो नाराज से क्या लेना देना भाई चंदा मामा का। चलो नेक्स्ट बताओ, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है भाई, जो सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको लेके कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, जल्दी करेंगे भाई। जल्दी करें, यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टेट के बैच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और लाइव पता है कितने आ रहे हैं, ईमानदारी से बताऊँ तो शायद फर्स्ट डे आए थे आपके 40 के आसपास, ठीक है, उसके बाद से बस मैक्सिमम 18, 20, 22, 23, बस ये है जुनून पढ़ने का लोगों के अंदर, ठीक है। ये आप क्लास किसी भी समय रख लो, इतना भी मुझे पता है, जिनको नहीं पढ़ना उनको नहीं पढ़ना है। जल्दी करेंगे भाई।
मोनिका नमस्कार, जल्दी करें भाई। मोनिका तोमर नमस्कार भाई, नमस्कार, जल्दी करेंगे। यस, देखो सीधा सिंपल सा था, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ही गलत है, और गलत ही आपसे पूछा गया था, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखो, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एकदम बोलते हैं ना जुड़वा, जिसे आप बोलते हो, जिनका फेस वगैरह सब कुछ एक जैसा मिलता है, वो भी कभी भी आपको एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, यस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचरण है, यानी कि बिल्कुल सही है भाई, एक व्यक्ति अलग तरीके का दिखेगा, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके का दिखेगा, तो वही तो बात है, विचलन ही तो है आपका। वहीं पे बात करें, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपसी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती हैं, बिल्कुल राइट है भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही तो होते हैं, किसी की हैबिट अलग है, किसी का सोचने का तरीका अलग है, किसी का बोलने का तरीका अलग है, तो सारी चीजें क्या है आपकी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, याद रखें भाई, ट्विंस भी सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल राइट। तो ये भी आपका राइट है। अब यहां पे देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता, बिल्कुल ही गलत है। इसमें आपके हेरिडिटी का भी रोल होता है और एनवायरमेंट का भी रोल होता है, दोनों का रोल होता है। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4 भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि आपकी उपयुक्त होगी? जल्दी करेंगे भाई। पूजा जी नमस्कार, जल्दी करें भाई। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि आपकी उपयुक्त होगी? यह आपसे पूछा गया है। विराम विधि, पूर्ण विधि, अविराम विधि, प्रासंगिक विधि, कौन सी आपकी होगी? जल्दी करेंगे भाई। सोनिया कुमारी, आप भाई फर्स्ट टाइम शायद लाइव ले रहे हैं ना सोनिया? जल्दी आंसर करेंगे भाई। यस, बिल्कुल राइट है आप सभी। 7 का जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर बनेगा आंसर नंबर फर्स्ट। भाई नॉर्मल सी बात है, जब एक बच्चे द्वारा सिखाया जाने वाला पाठ बहुत ही लंबा है भाई, लेंदी है, और ऊपर के साथ साथ डिफिकल्टी भी है, तो अगर लेंदी भी है और डिफिकल्टी भी, तो आप क्या करोगे, उस चीज को एक बार में पढ़ना पसंद करोगे या थोड़ा थोड़ा उसके अंदर आप गैप दोगे? भाई नॉर्मल सी बात, आप गैप देना ही पसंद करोगे ना, लगातार तो उसको नहीं पढ़ोगे, है ना? तो क्या बनेगा आपका स्पेस्ड मेथड, जिसे क्या बोलते हैं विराम विधि, कि आपने थोड़ा सा पढ़ा उसके बाद ब्रेक दे दिया, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर आपने ब्रेक दे दिया, यानी कि आप टुकड़ों में कर रहे हो, पार्ट्स में कर रहे हो आप उसको। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अब सभी को एक बार हम देख लेते हैं। यहां पे देखो, जब बच्चे को कोई लंबा और कठिन पाठ सिखाना हो तो इसमें गहरी समझ की आवश्यकता होती है, तो विराम विधि जो आपका स्पेस्ड मेथड है वो आपका सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसमें क्या होगा, इस विधि में सीखने के जो सत्र होंगे ना, उसमें छोटे छोटे खंडों में, पार्ट्स में आप कैसे सीखते हैं, आप पार्ट्स में विभाजित करके चीजों को सीखते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सत्र के बीच में विराम यानी कि ब्रेक आपको दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बोल विधि क्या होती है? अब नॉर्मल सी बात है, जब बोल ही रहा है पूर्ण कंप्लीट, तो पूर्ण में तो पूर्ण ही आ गया, यानी कि इसमें पूरा पाठ एक बार में ही सिखाया जाता है। यह विधि छोटे और सरल पाठों के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन लंबे और जटिल पाठ के लिए आपकी उपयुक्ति नहीं रहेगी। वहीं पे बात करें मास्ड मेथड के बारे में, यानी कि अविराम। अब अविराम का मतलब क्या है, इसमें भी पूरा पाठ एक बार में लगातार सिखाया जाता है बिना किसी विराम के। यह थकान पैदा कर सकता है और लंबे पाठ के लिए आपका उपयुक्त नहीं होता। और वहीं पे बात करें इंसिडेंटल मेथड के बारे में, तो इसमें बच्चे को पाठ को अप्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है, जैसे कि खेल या गतिविधियों के माध्यम से। खेल या गतिविधियों के माध्यम से मतलब कि बच्चे को खुद नहीं पता चलता कि वो सीख रहा है, वो पढ़ रहा है और उसकी स्टडी भी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका इंसिडेंटल मेथड होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से इसको सिखाया जाता है बच्चे को। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, बच्चों को बोला कि हम अंताक्षरी खेलेंगे, लेकिन अंताक्षरी खेलने का तरीका यह होगा कि जो भी गलत आंसर देगा या जो भी गलत करता है, नॉर्मल सी बात है, उसको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग बोलनी पड़ेगी। तो जिस भी बच्चे ने मान लो गलत आंसर दिया उस अंताक्षरी के अंदर, वो 1 से लेकर 100 तक बोलेगा, और जब वो 1 से 100 तक बोल रहा है तो बाकी उसको सुन भी रहे हैं, तो एक तरीके से खेल ही चल रहा है। लेकिन देख लो साथ में काउंटिंग भी बच्चों को याद करवा दी, तो ये क्या होता है आपका इंसिडेंटल मेथड, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो तो आंसर यहां पे क्या बनेगा भाई, आपका आंसर बन जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, आपका स्पेस्ड मेथड या फिर विराम मेथड। चलो नेक्स्ट बताओ। अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा, यानी विच टीचिंग मैक्सिम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन? कौन सा नहीं होगा भाई?
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होगा, या फिर नोन टू अननोन होगा? कौन सा होगा? प्लीज जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करें। जल्दी आंसर कर देंगे भाई। कौन सा ऐसा है जो बच्चों के लिए आपका सही नहीं होगा? यस, बिल्कुल राइट है आप सभी। जिसने भी आंसर दिया है एकदम राइट दिया है। यहां पे देखो क्या आंसर आएगा भाई आपका। आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड, कि एब्स्ट्रैक्ट टू जो कंक्रीट होता है ना, वो आपका मेथड सही नहीं होगा। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप अमूर्त रूप से सोचते हैं। अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है? कि आपके सामने वो चीज नहीं है, आप इमेजिन करने लगते हो। जैसे कि हमने बोला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो वहां पे हम लेट लिखते हैं ना, लेट लेट मतलब अज्यूम करना चीजों को। तो यहां पे आपके सामने चीजें नहीं होती कंक्रीट रूप में, आप चीजों को इमेजिन करते हो अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, और वो बच्चे में बहुत ज्यादा, बहुत आगे जाने के बाद डेवलप हो पाती है आपके। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सही नहीं होगा। बाकी ठीक है भाई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओगे आप, यानी कि जब आप बच्चे को सिखाते हैं, पहले आप छोटी छोटी चीजें सिखाओगे। पहले आप काउंटिंग सिखा रहे हो, उसके बाद आप एडिशन पे जाओगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जाओगे, डिवीजन के ऊपर जाओगे आप, फिर आप सब्सट्रैक्शन के ऊपर जाओगे। ऐसे ही जाते हो ना, यानी कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि पहले जो बच्चे के सामने प्रत्यक्ष है ना, आप उसको सिखा रहे हो, और उसके बाद आप अप्रत्यक्ष की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, तो याद रखें आप, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो गया और नॉन टू अननोन। अब नॉर्मल सी बात है, जो चीज आपको अच्छे से पता है पहले, उसी को बच्चे को आप रिवाइज करा रहे हो, और उस चीज से रिलेटेड यानी कनेक्ट करके आप नई चीज बच्चे को सिखा रहे हो, अननोन की तरफ जा रहे हो आप। तो ऐसे भी बच्चा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। कौन सा आंसर बनेगा? आपका आंसर नंबर सेकंड बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट आपका आंसर बन जाएगा भाई, जो कि आपका सही नहीं है। चलो, तो यहां पे देखो आप, मैंने लिख भी दिया एक्सप्लेनेशन के अंदर कि यह विधि अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए लाभप्रद आपकी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो इन बच्चों के लिए मूर्त यानी कंक्रीट और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल अनुभवों से शुरू करना अधिक प्रभावी आपका होता है। ठीक है, याद रखें भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताएंगे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यह बताएंगे आप भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। और विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे आंसर। सीमा, मोनिका, क्या आंसर दे रहे हो भाई आप? सीमा रानी एंड मोनिका शर्मा, अपने आंसर को दोबारा से चेक करो। लगातार क्लास ले रहे हो ना भैया आप? सीमा रानी आप तो हाँ दोनों लेते हैं, मुझे याद है। यस, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा बनेगा? 3। ये जो है ये आपका गलत है। गलत क्यों है? देखो हमने बात की थी, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आओ कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बिल्कुल राइट है। आप क्या लिखते हो? डी इक्वल टू एच इंटू ई तो लिखते हो आप, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों का रोल होता है, आपकी हेरिडिटी का भी और आपके एनवायरमेंट का भी, दोनों का रोल होता है ना। तो इसलिए याद रखना, ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब आप पूछोगे सर कैसे रोल होता है? भाई हेरिडिटी का तो होता ही है कि जब आपके, मैंने आपको बताया ना कि जैसे माता पिता की हाइट लंबी है तो चांसेस है ना कि बच्चे की हाइट भी लंबी जाएगी। माता पिता की जो आंखें जिस कलर की होंगी तो बच्चे में भी चांस है उसी कलर की आंखें आपकी हो सकती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट के अंदर हेरिडिटी का रोल हो गया। अब एनवायरमेंट का भी होगा। कैसे होगा भाई? ठीक है, बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन जब वो समाज में आया, सोसाइटी में आया, जब उसका जन्म हो चुका है तो उसके बाद हो सकता है उसकी जो संगत है वो खराब हो जाए, तो उस वजह से बच्चा गलत रास्ते पे जा सकता है। तो वहां पे किसका रोल ज्यादा हो जाएगा? आपकी एनवायरमेंट का हो जाएगा। तो बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर दोनों का रोल होता है। बिल्कुल ही राइट है आपका। ठीक है, विकासात्मक पैटर्न आपके पूर्वानुमेय होते हैं कि डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल राइट है। मैंने कितनी बार आपको ये बता रखा है कि ऐसा कोई बच्चा है जो जन्म लेते ही डायरेक्ट आपका चलना स्टार्ट कर देगा या दौड़ना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा? पहले उसका जन्म होगा, पहले हम उसको बैठना सिखाते हैं, उसके बाद अगर उसे कोई चीज चाहिए तो अपने घुटनों के बल चलना वो स्टार्ट करता है।
ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा, अपने पैरों पे चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ही करता है। तो क्या है, पैटर्न ही तो है। ऐसा कभी आपने थोड़ी ना देखा होगा डायरेक्ट बच्चा उड़ने लगे, डायरेक्ट उड़ने का मतलब दौड़ने लगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो पैटर्न है तो प्रेडिक्टेबल है ना। हर कोई बोल सकता है ना कि अच्छा आपका बच्चा हो चुका है तो अभी आप है ना ये देखना ये बैठना सीखेगा, अच्छा बाबा जी पहले बैठेगा, उसके बाद देखना ये घुटनों पे चलेगा, अच्छा बाबा जी आपको कैसे पता है। तो ये वही चीज है, सबको पता होता है, ये प्रिडिक्टेबल है। अब बुजागर के पास आप जब जाते हो ना, जब दिमाग बहुत खराब हो जाता है तो हम ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, आपके साथ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, आपके आसपास है ना, घर के आसपास कोई है ना नीम का पेड़ है। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, इस गली में नहीं तो उस गली में, उस गली में नहीं तो उस गली में नीम का पेड़ कोई ना कोई मिल ही जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो ऐसी चीजें पकड़ते हैं और हमें क्या लगता है, यार बता तो बहुत जबरदस्त बात रहा है, करते हैं ना हम ऐसा। ये वही चीज है भाई बुझागर वाली। तो जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो कैसे होते हैं, आपके प्रिडिक्टेबल होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि आप जर्नल से कैसे बढ़ते हो, स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हो। मैं आपको काफी बार एग्जांपल देता हूं, क्या एग्जांपल देता हूं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम प्रोक्सिमो डिस्टल पढ़ते हैं कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास होना। तो उसमें मैंने जैसे मान लो बच्चे को कोई खिलौना पड़ा है जमीन के ऊपर, ठीक है। तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब वो आप मानो 0 से 2 साल के आसपास तक का बच्चा है, तो इस खिलौने को वो कैसे उठाएगा, वो अपनी पूरी बाजू को यूज करेगा। तो क्या हो गया, जर्नल हो गया सामान्य, कि हर इस एज का बच्चा किसी भी चीज को उठाने के लिए हमेशा अपनी पूरी बाजू को एक साथ यूज करेगा। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, उसके जो बाकी के अंग हैं वो डेवलप हो जाएंगे, बाकी के ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक चीजों का यूज करेगा। जैसे कि अब अगर बच्चा बड़ा हो चुका है 4 से 7, 8, 9 साल का, तो खिलौने को अगर उठाएगा ना तो अपनी उंगली से ऐसे उठा लेगा, वो अपनी कंप्लीट ऐसे बाजू का ऐसे यूज नहीं करेगा। तो हो गया जनरल टू स्पेसिफिक, याद रखेंगे आप। लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि आपका स्पाइरल होता है, ठीक है। आप स्पाइरल इसको बोल सकते हैं, डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता। इसका मतलब आपका ऐसे होगा, ऐसे होने का मतलब कि आपने कुछ सीखा, आप आगे बढ़े, आपने देखा कि कुछ आपसे गलती हो गई है, तो आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसके बाद दोबारा से आप वापस उस चीज को सीखते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका पैटर्न लगभग आगे की तरफ चलता रहता है। तो इसलिए आपका जो गलत आंसर बनेगा, क्या बनेगा, आंसर नंबर 3 बन जाएगा। यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि विकास कभी भी पूरी तरह से लीनियर नहीं होता है, यह विभिन्न चरणों और परिवर्तनों के साथ एक जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल किस लिए बोला, आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, फिर आगे, फिर पीछे, ऐसे करते रहते हैं आप, ठीक है। तो विकास में कभी कभी आपका रिग्रेशन आता है, ठहराव जिसे आप बोलते हैं, प्लेटो जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक तरह से रुक भी जाते हैं, रुकना उस सेंस में मत लेना, ठीक है, याद रखें भाई। चलो नेक्स्ट बताएंगे। पूनम जी ऐसी बात नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर या फिर हल। पूनम आप बात लेने की बात कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया ना, इस चैनल से जिनका भी सिलेक्शन होगा उनकी जो फोटो है वो लाइफ टाइम हमारी एप्लीकेशन के अंदर रहेगी। तो तब आप अपने बेटे को दिखाना कि देखो मेरी फोटो लगी हुई है सर की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। बस मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है पूनम। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ममता दोबारा से देखो आपने क्या आंसर दिया है। ये अगर इतने इजी क्वेश्चंस का गलत आंसर दोगे ना भाई, दुख भी होगा और बुरा भी लगता है, ठीक है। यहां पे आंसर क्या बनेगा भाई, आपका 10 नंबर का, 10 का जो आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा, वाइगोत्स्की। देखो सीधा सिंपल था, किसके बारे में बोल रहा है, सोशल और कल्चरल फैक्टर के बारे में। तो हमने इतनी बार इसके बारे में बात की है। वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करता है भाई, सोसाइटी के बारे में बात करता है। वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करता है, वाइगोत्स्की कल्चर के बारे में बात करता है। वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करता है, वाइगोत्स्की लैंग्वेज के बारे में बात करता है। वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करता है, वाइगोत्स्की जेडपीडी जोन, जिसे आप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके बारे में बात करता है। वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करता है, वाइगोत्स्की इनर स्पीच के बारे में बात करता है। वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करता है। और साथ में जेडपीडी जोन के अंदर भी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, एलपीडी लिख रहा हूं मैं, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, कंप्लीट लिख देता हूं कोई बात नहीं, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है वाइगोत्स्की, ठीक है। और एक किसके बारे में बात करता है, यहां पे आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एलएडी लिख रहा हूं भाई मैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, आपकी वाइगोत्स्की बात करते हैं। इतनी बार मैंने आपको समझाया तो है, फिर भी आप इस क्वेश्चन का इतना गलत आंसर दे रहे हो, आप पियाजे का आंसर दे रहे हो, ठीक है।
तो याद रखें भाई ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा वाइगोत्स्की के बारे में। ब्रुनर के बारे में आपको पता है, जो निर्माणवादी जो सिद्धांत है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसे आप थ्योरी बोलते हैं, तो किसने दी, आपके ब्रुनर ने दी है। हल के बारे में बात करें तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में किसने बात की है, आपके क्लार्क हल ने बात की है। पियाजे के बारे में बात करें तो एक तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसके अंदर इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात करी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल और आपके फॉर्मल ऑपरेशनल, 4 हो गए आपके टाइप। और साथ में इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात की है, हेट्रोनोमस मोरलिटी और ऑटोनोमस मोरलिटी। तो सारी चीजें टिप्स पे ऐसे रखो, सीधा सिंपल सा। कैसे क्वेश्चन बचेगा आपका, बताओ आप। तो आंसर क्या बन गया आपका, आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा वाइगोत्स्की, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। जो सामान्य विशेषता नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध होगा, नया सामाजिक समूहन होगा यानी कि न्यू सोशल ग्रुप्स होगा, पहचान की खोज होगी, सर्च फॉर आइडेंटिटी, या फिर वीर पूजा, हीरो वर्शिप। कौन सा ऐसा है जो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है भाई, थोड़ा सा फोकस करना, विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करें। जल्दी करेंगे भाई सभी, जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। हेलो। भाई अब टीम मेंबर के जाने के बाद है ना बड़े इशू होते हैं, और मुझे पसंद नहीं है किसी को इग्नोर करना, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो। अगर मेरे सामने कॉल या मैसेज आते हैं मैं देख लेता हूँ, मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। किसी को इग्नोर करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और भाई रिट है, उसका एग्जाम भी आपको पता चल गया होगा, 27 फेब 2025 को आपका रिट का एग्जाम होना है, ठीक है। इसके लिए भी तैयार रहना भाई। मैंने आपको बताया ये सर्दी ऐसी जाएगी, सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपका केवीएस हो चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, सब कुछ आएगा। इसलिए भाई क्लास को 5 बजे का समय किया है, क्योंकि मैं चीजों को रेडी करने में लगा हुआ हूं सारी सारी रात, ठीक है। चलो भाई इसका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। भाई जो भी किशोर अवस्था के अंदर आते बोलते हैं ना, जवानी नई नई जवानी आई है भाई साहब, तो आप उसमें किसकी सुनते हो, किसी की नहीं सुनते। घर वालों के तो सुनते ही नहीं हो, नहीं सुनते ना, अपने मन की चलाते हो। घर वालों के साथ तो आप रहना तक पसंद नहीं करते, आपको अलग से रूम चाहिए जहां पे आप रहना पसंद करते हो, ठीक है। तो इसलिए माता पिता के साथ जो सामंजस्यपूर्ण जो संबंध होते हैं, यानी कि हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती किशोर अवस्था के अंदर। आप हमेशा उनके खिलाफ ही जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप इस चीज के बारे में। तो आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा, जो कि आपका गलत है। बाकी नया सामाजिक समूह, बिल्कुल जब आप 18-19 साल के रहते हैं, 16-17-18 साल के होते हैं आप, तो नॉर्मल सी बात है, नए नए आप दोस्त बनाते हैं, नए नए आपका सोशल ग्रुप बनता है, बिल्कुल राइट है। पहचान की खोज बिल्कुल आपको होता है। जब भी घर वालों के साथ लड़ाई होती है, किसी भी बात को लेकर इश्यू होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बस मैं तो अभी कमाने वाला हूं, बस कमाना स्टार्ट करूंगा, अपना काम खुद चलाया करूंगा, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, ऐसा आप बोलते हो ना। तो वो क्या है, अपने पहचान की खोज, अपनी खुद आइडेंटिटी को लेकर आप क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं, ठीक है। वीर पूजा, आप सपने लेते हैं, सपने लेते हैं आप, कि जैसे बोलते हैं ना हीरो की तरह सपने, कि ऐसा करूंगा लाइफ में, वैसा करूंगा, इतना कुछ होगा मेरे पास। तो आप क्या ले रहे हैं, आप सपने ले रहे हैं, आप हीरो वर्शिप कर रहे हैं अपने आप को, जहां पे भी दर्शाएंगे ना एक हीरो के तौर पे दर्शाएंगे, ठीक है, सपनों में भी। तो इसलिए आंसर यहां पे क्या बनेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ भाई। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है, यानी कि जो आपकी लेवल ऑफ कन्वेंशनल जो मोरलिटी है ना उसके अंदर शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसका देखते हैं कौन राइट आंसर देते हैं। आनंद, क्या बोल रहे हो भाई आप।
यस, रिट के फॉर्म भाई आने वाले हैं। एग्जाम शायद बता दिया 27 फेब 2025 को होगा। थोड़ी देर बाद मैं डाल दूंगा, अभी जस्ट मैंने मैसेज चेक किया है। तो जैसे ही क्लास एंड होगी ना, उसके बाद मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। जल्दी करें भाई, इसका आंसर बताएंगे आप। जल्दी करो सभी। इसका आंसर क्या बनेगा भाई? कौन सा ऐसा है जो कन्वेंशनल के अंदर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे भाई। जल्दी करो, जल्दी करो। यस, यहां पे जो आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो आंसर बन जाएगा भाई आपका आंसर नंबर 3। क्या आंसर बनेगा 12 का? 12 का आंसर नंबर 3 बनेगा ना। यहां पे देखो आप, इंडिविजुअल कन्वेंशनल। अरे नहीं नहीं भाई, ये नहीं बनेगा। कौन सा होगा एक बार अच्छे से देखना भाई दोबारा। कन्वेंशनल लेवल के बारे में बात कर रहा है, दोबारा से एक बार बताओ भाई सभी ना। कन्वेंशनल लेवल, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गई, और आपका यानी कि अच्छा बॉय अच्छे वाले गर्ल हो गया। तो आपका यही आना चाहिए, इंडिविजुअल एक्सचेंज वाला। तो ये तो आपका सेकंड के अंदर आ जाएगा। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर्स, तो सोशल ऑर्डर आपका सेकंड में आता है, कन्वेंशनल में आता है। तो सी भी तो आना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये तो आपका किस में आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। पोस्ट कन्वेंशनल में आता है ना। पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आपका कौन सा आता है? आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये आपका आता है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये किस में आता है? आपके कन्वेंशनल के अंदर। किस में आता है? आपके कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है, सोशल ऑर्डर वाली बात। फोर्थ नंबर की आपकी स्टेज आ गई, ठीक है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये भी किस में आता है? ये भी आपका कन्वेंशनल में आता है, जहां पे हम अच्छा गर्ल और अच्छी लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कन्वेंशनल में हो गया। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज के बारे में जो बात करते हैं, वो तो आपका प्री कन्वेंशनल में जाता है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी और सी होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर नंबर सेकंड होना चाहिए 12 का भाई। क्या आंसर होना चाहिए? 12 का तो सेकंड होना चाहिए, बी एंड सी। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये आपके कन्वेंशनल लेवल के अंदर आएगा, ठीक है। याद रखेंगे भैया आप, कन्वेंशनल लेवल, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरलिटी। कोई पकड़ रहा है कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं मैं? यस, यहां पे पूछा नोट, देखा कर दिया ना मैंने गड़बड़। तो याद रखें भैया आप, ठीक है। नोट पूछा है, नोट, तो नोट के अंदर कौन सा आ जाएगा फिर आपका? ए और डी तो बचा, तो ए और डी कहां पे? आंसर नंबर 3 के अंदर है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा भाई? आपका आंसर नंबर 3 बनेगा। और मैंने सारे लिख भी दिए कौन सा किसके अंदर आता है, ठीक है। यस, इसलिए नहीं पूछ रखा था, नोट पूछ रखा था, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 3, ए एंड डी, ठीक है। यस, समझ गया भाई, मैं समझ गया, लेकिन मैंने सारे लिख दिए हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है? आपका पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आता है। सोशल ऑर्डर किस में आता है? कन्वेंशनल में। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कन्वेंशनल में आएगा। और इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज किस में आता है? प्री कन्वेंशनल के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखोगे तो नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन गलत पढ़ लोगे ना, तब भी आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए भाई, आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर 3 बन जाएगा, ए एंड डी। और ये सारी स्टेज याद रखना, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन प्री कन्वेंशनल में, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज या म्यूचुअल एक्सचेंज, यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज दे रखा था ना, तो नॉर्मल सी बात है किसमें? प्री कन्वेंशनल के अंदर। और जैसे ही कन्वेंशनल में आओगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या नाइस गर्ल नाइस बॉय ओरिएंटेशन और सोशल सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन किसमें? आपका कन्वेंशनल के अंदर। और जब आप पोस्ट कन्वेंशनल में जाओगे तो इंडिविजुअल राइट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट और साथ में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया आप। चलो नेक्स्ट बताओ। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहोगे? इमिटेटिव लर्निंग कहोगे, मोटर लर्निंग कहोगे, कोग्निटिव लर्निंग कहोगे, या फिर अफेक्टिव लर्निंग कहोगे? क्या कहोगे भैया आप उसको? जल्दी करेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे? 27 फेब को एग्जाम दे दिया है। रिट का एग्जाम कोई महाभारत नहीं है, बहुत इजी आता है, ठीक है। तो उसको लेके डरना मत, जल्दी करेंगे भाई। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? इमिटेटिव लर्निंग होगा, मोटर लर्निंग होगा, कोग्निटिव लर्निंग होगा, या फिर अफेक्टिव लर्निंग होगा? जल्दी करेंगे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा?
बिल्कुल राइट है। मैंने आपको इतनी बार बता रखा है, जहां पे भी बात आ जाए ना किसके बारे में, अटेंशन के बारे में बात हो रही है, मेंटल प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, तो जहां पे भी दिमाग की बात आ जाएगी वहां पे आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर नंबर 3 बन जाएगा, कोग्निटिव लर्निंग। ठीक है, तो यहां पे देखो कोग्निटिव लर्निंग क्या होती है, जहां पे अटेंशन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में या मानसिक प्रक्रियाओं के लेके, तो मैंने आपको बताया ना जहां पे भी दिमाग के बारे में बात आ जाए तो वहां पे क्या आ जाता है, आपका कोग्निटिव लर्निंग आपका आ जाता है। ठीक है, साथ में बाकी देख सकते हो आप, इमिटेटिव लर्निंग को क्या होती है, अरे इमिटेटिव का मतलब ही क्या होता है, नकल करना भाई। क्योंकि जब आप चीजों को, व्यवहार को, सिस्टम को कैसे सीखते हैं, दूसरों को देख के सीखते हैं, दूसरों की नकल के द्वारा। तो लिख भी रखा है कि यह सीखने का प्रकार जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार या क्रियाओं की नकल करता है। बच्चा अपने माता पिता के बोलने के तरीके की नकल करेगा। ठीक है, वहीं पे मोटर लर्निंग के बारे में बात करें तो यह शारीरिक गतिविधियों और कौशल को सीखने से संबंधित होता है। ठीक है, मोटर स्किल्स आपकी मांसपेशियों से संबंधित, उदाहरण के लिए साइकिल चलाना या तैराकी सीखना, तो उसके अंदर आपको हाथ पैर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और वहीं पे बात करें अफेक्टिव लर्निंग के बारे में तो यह भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों से आपका संबंधित होता है। सहानुभूति विकसित करना या सामाजिक मूल्यों को अपनाना क्या होता है, आपका अफेक्टिव लर्निंग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? Which teaching learning strategy is most useful for student in context of social learning? यानी कि बच्चे सोशल लर्निंग के द्वारा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी सबसे सही रहेगी? आपके माइंड में सोशल होना चाहिए कि बच्चों को सोशल करते हुए सिखाना है चीजों को। जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करें। यस, यहां पे जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आंसर नंबर फर्स्ट, आपका फील्ड ट्रिप होता है भाई। क्या होता है, फील्ड ट्रिप होता है। फील्ड ट्रिप यानी कि नॉर्मल सी बात है, आप बच्चों को घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, जब घुमाने के लिए लेके जाओगे सभी बच्चे साथ जाएंगे तो सोशल भी होंगे। समाज में किसी पार्क में आप जा रहे हैं, किसी फिल्म वगैरह को देखने के लिए आप जा रहे हैं, कहीं पे भी आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो सोशल कर रहे हैं। फील्ड ट्रिप आपका हो गया ना, क्षेत्र भ्रमण आपका हो गया ना, तो वही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो देखो, फील्ड ट्रिप एक ऐसी शिक्षण विधि है जो छात्रों को उनके कक्षा के बाहर के वास्तविक संसार से जोड़ती है। आप वास्तव में चीजों को वहां पे ले जाके दिखाते हैं बच्चों को। अब नॉर्मल सी बात है, आप किसी कंपनी के बारे में समझा रहे हो बच्चे को कि कंपनी में ना कैसी कैसी मशीन्स होती हैं, तो एक तो आप उनको डायग्राम दिखाओ, या फिर आसपास कोई आपके पास ऐसी कंपनी है आसपास के एरिया में तो आप उसको वहां पे जाके दिखाओ। दोनों में फर्क है ना। तो नॉर्मल सी बात है, ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जो छात्रों को उनके कक्षा के बाहर वास्तविक संसार से जोड़ती है। यह छात्रों को सामाजिक परिवेश का अवलोकन करने और उस वातावरण में व्यवहार और प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण करवाना या किसी सामाजिक संगठन या फैक्ट्री का दौरा करना। देखो, ये मैंने अपनी मर्जी से दिया था, ऐसे बोला था मैंने, इसको पढ़ के नहीं बोला था, तो इसलिए ना मुझे ओवरऑल पता होता है किस टाइप की चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका बन जाएगा फील्ड ट्रिप। वहीं पे लेक्चर के बारे में बात करें तो यह शिक्षण की पारंपरिक विधि होती है। इसमें शिक्षक मुख्य वक्ता होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। जो लेक्चर मेथड आप समझ गए ना कि एक टीचर है जो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा है और छात्र है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो छात्र तो आपके निष्क्रिय हैं, एक्टिव कौन है, टीचर ही तो एक्टिव है ना आपका। तो सामाजिक अधिगम में इसका सीमित उपयोग होता है क्योंकि यह छात्रों को केवल सुनने तक सीमित रखता है, निष्क्रिय रखता है, सिर्फ सुनेंगे। बोलेगा कौन, टीचर। एक्टिव कौन रहेगा, टीचर। स्टूडेंट सिर्फ सुनेंगे आपके। वहीं पे बात करें एक्सपेरिमेंट के बारे में तो प्रयोग वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए अधिक उपयोगी है, लेकिन सामाजिक अधिगम के लिए यह उतना प्रभावी आपका नहीं होता है। वहीं पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, मानसिक उद्वेलन जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। तो यह छात्रों को सोचने और रचनात्मक विचार उत्पन्न करने में मदद करता है, लेकिन यह सामाजिक संदर्भ में वास्तविक अनुभव प्रदान आपका नहीं करता। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ कि पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करें। कौन सा पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगा, यह आपसे पूछा गया है। अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस, या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, या फिर लैक ऑफ मोटिव। कौन सा ऐसा है जो इसको पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगा? जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो भाई, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लगा लिया करो। ठीक है, यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा आंसर नंबर 4 बनेगा, लैक ऑफ मोटिव। अरे किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की तो जरूरत पड़ती है ना। पावलोव के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कुत्ता था वो लार क्यों टपका रहा था,
उसके अंदर मोटिवेशन की कमी थी, तभी तो वो ला टपका रहा था। मोटिवेशन कमी नहीं, उसको मतलब मोटिव क्या था, उसको खाना मिल रहा था ना, तो खाना मिलने की वजह से ही तो वो लार टपका रहा था। अगर उसे खाना नहीं मिलता, उसके अंदर मोटिवेशन आता, वो लार क्यों टपकाता? टपकाता ही नहीं आपका। समझ रहे हो बात आपको? तो क्या है, लैक ऑफ मोटिव ये पॉजिटिवली इफेक्ट थोड़ी ना करेगा, तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप कैसे उस चीज को सीख पाओगे भाई? तो इसलिए आपका आंसर जो बनेगा, आंसर नंबर 4 बनेगा कि किसकी कौन पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगा, आपका लैक ऑफ मोटिव नहीं करेगा। अब यहां पे देखो, एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, भाई यही तो हो रहा था वहां पे कि आपका जो टाइम था वो फिक्स था कि घंटी बजाऊंगा 5 मिनट बाद खाना दूंगा, घंटी बजाऊंगा इतनी देर के बाद मैं खाना दूंगा, ताकि बच्चा जो कुत्ता है वो ला टपका सके। ऐसा ही तो कर रहा था। रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस, बार बार घंटी बजा रहा था, बार बार खाना दे रहा था, ताकि कुत्ते को हैबिट पड़ सके, हर चीज को वो सीख सके, है ना। और वहीं पे कंट्रोल एनवायरमेंट बिल्कुल था, और उसने कंट्रोल ही तो कर रखा था हर चीज को। उसका खाना देने का पूरा सिस्टम था, घंटी बजाने का सिस्टम था, तो जो भी एक्सपेरिमेंट आपका हो रहा था वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ही तो हो रहा था आपका। तो सारे सही हैं, लेकिन मोटिव क्या होगा आपका? गलत आंसर है, और आपसे नोट ही पूछा गया था, इसलिए आंसर बनेगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो वही अभी आपका उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन। तो स्वाभाविक उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक का समय सही होना चाहिए, ताकि उनके बीच में संबंध स्थापित हो सके, तभी तो संबंध स्थापित हो रहा था आपका। और वहीं पे बात करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए घंटी और भोजन के एक ही समय पर प्रस्तुत करना, यही तो मैंने आपको बताया कि जब घंटी बजा रहा है तभी वो खाना दे रहा है ना। वहीं पे रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस बिल्कुल सही है, उद्दीपकों को बार बार प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि अनुबंधन मजबूत हो सके। भाई कुत्ता कब सीख पाया? जब वो बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहा था, तभी तो सीख पाया। घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, तो जब बार बार उसने इसको किया तभी तो कुत्ता सीख पाया, तभी तो उसने ला टपकानी स्टार्ट की। पहली बार में तो नहीं की ना, तो कुत्ता बाद में ही तो समझा कि घंटी बजेगी खाना आएगा भाई। तो जैसे ही घंटी बजी उसने लाट टपकाना स्टार्ट, तो बार बार हमें करना पड़ा ना। और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो आपका होता है, क्योंकि प्रयोग के दौरान अनावश्यक जो डिस्ट्रक्शन होते हैं उनको कम करने के लिए नियंत्रित वातावरण आपका आवश्यक है। अब मान लो यही चीज वो गली के कुत्ते के साथ करता, उसको एक बॉक्स में नहीं रखता मान लो पावलोव, और घंटी वगैरह नहीं बजाता, और ये एक्सपेरिमेंट को एक वो गली में करता, तो गली में तो इतने परिवार रहते हैं भाई, कुत्ते को हो सकता है कहीं और से भोजन मिल जाता, तो जब पावला उसके लिए भोजन लेके आता, घंटी बजाता, हो सकता है कुत्ता लारी ना टपकाए। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो जरूरी है ना, कुत्ते को भूखा रखना तो जरूरी है ना, तभी तो वो लाट टपकाएगा, तब उसे अच्छी भूख लगी हुई होगी। आप कुत्ता अगर किसी ने खाना खा रखा है उसको आप खाना दे दो, खाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट किसी भी चीज के लिए आपका जरूरी होता है। ठीक है, याद रखें भाई। और लैक ऑफ मोटिव ये आपका नहीं है। तो मोटिवेशन पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अन्य शिक्षण विधियों में। यह सिद्धांत मुक्त है उद्दीपक और प्रतिक्रियाओं के बीच मैकेनिकल आपका एसोसिएशन पर निर्भर करता है, यदि अन्य कारक जैसे समय है, पुनरावृत्ति है, वातावरण है, आपके उपयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखें भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? जल्दी करें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शारीरिक रूप होगा, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य होगा, शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान होगा, या फिर शिक्षक का संप्रेषण कौशल होगा? जल्दी करेंगे भाई। यस, एकदम इजी था, बच्चों वाला था। रचना कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आपने? 16 का आंसर बता रहे हो आप? 4। जल्दी करें भाई। रचना दोबारा से बताओ आप, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप? 1 नंबर। जल्दी करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? आप नहीं की वजह से कंफ्यूज तो नहीं होते हैं? आप नहीं की वजह से कहीं पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग है ना गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग यहां पे बी आंसर दे रहे हैं। अरे भाई, इसने पूछा है इसमें से कौन सा वो कारक है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है ना उसको इफेक्ट नहीं करेगा? ऐसी कौन सी ऐसी चीज है? आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी टीचर का दिमाग ही खराब है, वो दिमागी तौर पे सही नहीं है, तो ये चीज तो टीचिंग के ऊपर इफेक्ट डालेगी ना। अरे डालेगी कि नहीं डालेगी? अगर कोई टीचर दिमागी तौर पे सही नहीं है तो वो आपको पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, कभी भी नहीं पढ़ा सकता ना। तो ये बात तो आपकी सही है, आप ये आंसर क्यों दे रहे हो? मुझे एक बात बताओ। शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान ये भी जरूरी है। अरे टीचर को जब ज्ञान होगा तभी तो पढ़ा पाएगा, तो बिल्कुल सही है। शिक्षक का संप्रेषण कौशल, उसका कम्युनिकेशन स्किल, ये भी तो जरूरी है पढ़ाने के लिए।
अगर वो बोलता ही कम है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे नहीं है, तो कैसे वो पढ़ा पाएगा? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर फर्स्ट ही तो बनेगा, शिक्षक का शारीरिक स्वरूप। अरे शिक्षक से मोटा है, शिक्षक छोटा है, शिक्षक लंबा है, शिक्षक पतला है, क्या मतलब है? उसे तो ज्ञान होना चाहिए ना। उसके लंबे पतले मोटे होने से क्या फर्क पड़ जाएगा आपकी टीचिंग के ऊपर? पड़ेगा कोई फर्क? तो आप लोग इसका इतना इजी आंसर है, आप इसका आंसर 1 ना देके कुछ लोग सेकंड आंसर दे रहे हैं। बताओ, ऐसा मत करो भाई, ठीक है? हाँ बिल्कुल राइट है। अगर फिजिकली डिसेबल्ड जो टीचर है वो भी तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो थोड़ी ना काम आ पाएगी भाई। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज गलत मत करो आप भाई। बताओ, चलो नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है? जो नहीं करता वो आपसे पूछा है भाई। कौन सा ऐसा कारक है जो पर्यावरण कारक के अंदर आना चाहिए भाई? पढ़ लेना अच्छे से। किसके अंदर? एनवायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए वो। कैसा फैक्टर? एनवायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए वो, जो बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यह आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे भाई। पोषण होगा, गर्भ अवस्था के दौरान मां का मानसिक तनाव होगा, दुर्घटनाएं होंगी, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। कौन सा ऐसा है भाई जो पर्यावरणीय कारक नहीं है और बच्चे की किसको, डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा? यह आपसे पूछा गया है। जल्दी करें भाई। एक आंसर आया है भाई अभी निवेदिता का, प्लीज जल्दी आंसर करेंगे भाई। सीमा, 2 आंसर आ चुके हैं, प्लीज जल्दी करें भाई, जल्दी करो। मैं चाहूंगा कि एक बार से दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ें। मैं चाहूंगा एक बार 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग दोबारा पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। एक बार सभी को दोबारा पढ़ना है, सभी को पढ़ना है। एक बार दोबारा पढ़ो और उसका आंसर दो दोबारा से। सभी को पढ़ना है भाई दोबारा, और फिर आपको आंसर देना। एक बार दोबारा पढ़ो सभी। मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए। जल्दी आंसर करेंगे भाई। एक बार से दोबारा पढ़ो, मेरे कहने से एक बार दोबारा पढ़ो और फिर उसके बाद आंसर दो। जल्दी करेंगे भाई। चलो क्वेश्चन का आंसर करो भाई, पढ़ा दोबारा करो, जल्दी करो। हम्म, अब आओ। यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा 17 नंबर क्वेश्चन का? तो 17 का जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 4 होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो मैंने जब दोबारा पढ़ने के लिए बोला तो दोबारा पढ़ने के कहने के बाद कितनों का आंसर चेंज हुआ भाई? आई थिंक चेंज हुआ है। मैंने जो नोटिस किया गुलशन का चेंज हुआ है ना? हम्म। अरे यार आप लोग समझते नहीं हो बात को। अरे इसने क्या बोला यहां पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय कारकों के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर आना चाहिए? यानी कि जो आप कारक चूज कर रहे हो ना, वो एनवायरमेंटल होना चाहिए, यानी कि एनवायरमेंट के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए। आपकी हेरिडिटी वगैरह से संबंधित नहीं होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आपके एनवायरमेंट, पर्यावरणीय कारक होना चाहिए वो। ठीक है, आगे क्या लिखा? कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को जो प्रभावित नहीं करेगा, जो इफेक्ट नहीं डालेगा, उसके बारे में पूछा है। और पर्यावरणीय होना चाहिए। पोषण है, बिल्कुल आपका पर्यावरण से आपको मिलता है। आपने कुपोषण नाम की चीज पढ़ी होगी। जब बच्चे का जन्म होता है, अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो उसके हाथ पैर एकदम कमजोर हो जाते हैं। कुपोषण आपने सुना होगा। कैसा है भाई? पर्यावरणीय है ना? पर्यावरणीय। सॉरी भाई, मैं ज्यादा तेज बोलता हूं ना तो हो जाता है। बिल्कुल सही है। गर्भ अवस्था के दौरान मां का मानसिक तनाव। अब मानसिक तनाव कैसा है? अरे हम लोग खुद अपने प्रैक्टिकल सोच लिया करो यार। जब आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके कोई फैमिली में प्रेग्नेंट है, तो आप लोग क्या बोलते हो? ये ना, अब अच्छे से रहना, पूरी देखभाल रखनी है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। ठीक है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। घर में सास बहू के आपस में कोई बात हो गई, ठीक है, या फैमिली में और किसी के साथ कोई ननद है, जेठानी है, देवरानी है, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या बोलता है हस्बैंड? टेंशन मत ले, ये टाइम कैसा है? क्रूशियल टाइम है। बच्चे के ऊपर फोकस कर, खुद के ऊपर फोकस कर, तनाव मत ले। अगर तनाव लेगी, स्ट्रेस लेगी, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो तनाव कहां से आया? कहां से आया वो तनाव? समाज से आया, सोसाइटी से आया, सास से आया, दौरानी से आया, जेठ से आया?
जेठानी से आया, आया नहीं आया, ननद से आया, आया ना, कैसा है वो, पर्यावरणीय नहीं है, ये भी आपका सही है। दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं कैसी होंगी, समाज में ही होती हैं, चलते चलते गिर गए, बात करते करते कुछ आपके साथ हो गया, कैसे हुआ, सोशल हुआ, बिल्कुल सही है। अरे अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कैसे हो सकता है यार, खुद बताओ आप। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप लोग गलत आंसर दोगे कैसे पार पड़ेगी भाई। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर होती है, ठीक है, ये भारी कारक से संबंधित आपकी नहीं होती, और वही पूछा था भारी कारक वो नहीं होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है। ठीक है, यानी उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है ना वो किसके अंतर्गत आएगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे भाई। यस मोनिका तोमर, जल्दी करेंगे भाई। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम के अंतर्गत आपका आता है, यह आपसे पूछा गया है, प्लीज जल्दी करें। भाई क्या करो, ऐसे एग्जाम्पल उठाने पड़ते हैं मुझे, ये तो सोसाइटी की बात है, नॉर्मल है, हर घर की स्टोरी होती होगी, तो है ना। तो क्या होगा भाई, लॉ ऑफ रेडीनेस होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट होगा, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेज होगा। जल्दी करेंगे भाई, प्लीज जल्दी करें। यस, उपयोग और अनुपयोग का नियम किससे संबंधित है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 18। आंसर बनेगा क्या, आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर 2, अभ्यास का नियम। अब काफी लोग डी आंसर दे रहे हैं, अभ्यास का नियम। अरे नॉर्मल सी बात है, मैं काफी बार आपको बोलता हूं कि आपने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं भाई, बहुत अच्छे नोट्स आपने बना लिए, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं। अगर आप उनका उपयोग करोगे, अगर आप उनका उपयोग करोगे तो नॉर्मल सी बात है आराम से एग्जाम को क्रैक कर दोगे। और अगर आप उसका उपयोग नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे यानी कि अनुपयोग करोगे, अनुपयोग, तो वो नॉर्मल सी बात, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया, मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो आप उस चीज का बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज आपने बनाई है, जो नोट्स आपने बनाए हैं, जो आपके पास पीडीएफ है, बार बार यूज करो, चीजें मजबूत होंगी, तैयारी अच्छी होगी। और यूज नहीं करोगे तो नॉर्मल सी बात है, ना आपकी तैयारी होगी, ना आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो किसका संबंध हो गया, अभ्यास का नियम नहीं हो गया आपका। ठीक है, आप लोग प्रतिक्रिया बता रहे हो, लाओ मल्टीपल रेस्पॉन्स बोल रहे हो, मल्टीपल रेस्पॉन्स ये नहीं होता आपका, बिल्कुल ही गलत है आपका। मल्टीपल रेस्पॉन्स के अंदर कि आप एक ही चीज के ऊपर क्या देते हो, मल्टीपल रेस्पॉन्स देते हो, उस चीज से संबंधित है आपका, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तत्परता का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। मैंने आपको बताया कि जब तक कोई सीखने के लिए रेडी नहीं है तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते हो। घोड़े को अगर प्यास लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, कुएं के पास लेके चले जाओगे, तालाब के पास लेके चले जाओगे, आप उसको पानी थोड़ी ना पिला सकते हो, नहीं पिला सकते ना, जब तक वो खुद पीने के लिए रेडी ना हो। और रेडी भी दो तरीके से, आपका फिजिकली रेडी होना चाहिए और मेंटली रेडी होना चाहिए, दोनों तरह से वो रेडी होना चाहिए, तभी आप उसको सिखा सकते हो, तभी आप उसको करवा सकते हो। मेंटली रेडी का मतलब क्या होता है कि आप 5th क्लास का कोई बच्चा, आप उसको 12th या एमएससी लेवल का एग्जाम या क्वेश्चन नहीं करवा सकते हो 16, वो मेंटली रेडी नहीं है उस चीज के लिए। फिजिकली रेडी का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी तबियत खराब है, अगर आप बीमार हैं, तो नॉर्मल सी बात, आप पढ़ थोड़ी ना पाओगे अच्छे तरीके से, तो दोनों तरह से वो रेडी होना चाहिए। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव का नियम। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, कोई भी आपने काम किया, उसका अच्छा रिजल्ट निकला, पॉजिटिव रिजल्ट निकला, तो आप उस काम को बार बार दोहराओगे। ठीक है, आपने अच्छे मार्क्स लेके आए, आपने किसी एग्जाम को टॉप किया, परिवार में, समाज में आपकी तारीफ हुई, तो उस काम को आप दोबारा से बार बार करोगे। ठीक है, प्रभाव का नियम हो गया। और अगर कोई नेगेटिव बात है, कोई गलत चीज हो गई, तो नॉर्मल सी बात, आप उस चीज को छुपाते हो, आप उस चीज से बचते हो, आप उस चीज को दोबारा थोड़ी ना करते हो। तो वही आपका लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है, प्रभाव का नियम बोलता है कि किसी काम का अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो उसकी बार बार होने की संभावना है वो बढ़ जाएंगी, अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो उसके होने की जो संभावना है वो आपकी घट जाएंगी। ठीक है, याद रखें भाई, आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 2, अभ्यास का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, दोनों किसमें आते हैं, आपके लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हबी प्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है भाई, कौन सा सही नहीं है। नहीं मोनिका, अभ्यास का नियम, उपयोग और अनुपयोग आपके अभ्यास के नियम में आता है। आप चीजों को गलत कनेक्ट करते हो, और ये मैंने काफी बार नोटिस किया, आप बहुत अलग लेवल पे, बहुत अलग तरीके से सोचते हो चीजों को, आप मिक्स कर देते हो चीजों को। अगर पॉजिटिव आया
तो आप चीज का यूज करोगे, नेगेटिव आया तो आप चीज का यूज नहीं करोगे। नहीं, उपयोग और अनुपयोग आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, जल्दी करें भाई। कौन सा इसमें से सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। यस, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो एटकिंसन ने आपका नहीं दिया है। ये आपका नीड ऑफ हायरार्की किसने दिया है? आपके मैस्लो ने दिया है, बिल्कुल राइट है। ड्राइव थ्योरी, ये ड्राइव रिडक्शन नहीं है, ये ड्राइव थ्योरी है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी तो क्लार्क हल था, ये ड्राइव थ्योरी है तो वुडवर्थ ने दिया आपकी। और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी आपकी मैक्लीलैंड ने दी है, ठीक है, याद रखें आप। और जो इंस्टिंक्ट थ्योरी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो आपके विलियम जेम्स और सिगमंड फ्रायड इनके द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप। यह मानव और पशुओं के व्यवहार को, उनके प्राकृतिक प्रवृत्तियां जो इंस्टिंक्ट होते हैं उनके परिणाम को मानते हैं। और एटकिंसन ने इस सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं है भैया आपके, ठीक है, याद रखें आप। ये एटकिंसन ने क्या दिया था आपका? अचीवमेंट मोटिवेशन के ऊपर काम किया था मेनली, ठीक है, याद रखिए भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, या फिर सभी बच्चों के लिए शिक्षा? जल्दी करेंगे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा? जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 19, समावेश करना कि जो भी बच्चा है, जैसा भी बच्चा है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो किसके बारे में बात की थी? मेनली सभी बच्चों के लिए शिक्षा। किसने बात की थी आपके समावेशी शिक्षा के अंदर? किसके बारे में बात होती है? सभी बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में। चलो नेक्स्ट बताओ। जल्दी करेंगे भाई, नेक्स्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का सिद्धांत नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग? इफेक्टिव लर्निंग का सिद्धांत जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे भाई। आपके 16 दिसंबर से रिट के फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे भाई, 16 दिसंबर से, ठीक है। आज कितनी तारीख होगी? 11 होगी ना, 5 दिन बाद से। और 27 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। और नेक्स्ट नवंबर दिसंबर तक आप मान सकते हो मेंस का एग्जाम हो जाएगा। जल्दी करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? मोटिवेशन, इंडिविजुअल अप्रोच, पैसिव अटेंडेंस, या फिर फीडबैक? जल्दी करें। यस, यहां पे जो आपका आंसर आएगा आंसर नंबर 3 बनेगा। क्योंकि पैसिव फीडबैक का मतलब क्या है भाई? जो अगर आप निष्क्रिय ही हैं, आप किसी काम को कर ही नहीं रहे हैं, तो पैसिव अटेंडेंस हो गया ना, तो इससे थोड़ी ना आपका इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट तो इससे पड़ ही नहीं सकता है, आप सीख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सिद्धांत नहीं है वो पूछा गया है भाई। किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो मोटिवेशन तो जरूरी है। मोटिवेट रहेंगे तभी तो काम करेंगे, तो बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल अप्रोच, हम बोलते हैं ना कि क्लास के अंदर जो आपका रेशियो बनाया जाता है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचा जा सके, हर बच्चे का ध्यान रखा जा सके। तो ये भी आपका सीखने का सिद्धांत है। और फीडबैक तो भैया होनी चाहिए ही चाहिए। जब आप सीखते हो कैसे पता चलेगा कि सीखा या नहीं सीखा? आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, आपका फीडबैक लिया जाएगा, तभी तो पता चलेगा। तो ये भी सीखने में क्या करेगा? आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाएगा। लेकिन पैसिव अटेंडेंस जो है वो नहीं बनाएगी, यानी कि आप कुछ सीखने, आप निष्क्रिय हैं, ठीक है, याद रखें आप। चलो भी नेक्स्ट बताओ। ज्ञानी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? कॉन्सेप्ट लर्निंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होगा, रूल लर्निंग होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होगा? यहां पे आंसर क्या बनेगा भैया आपका? जल्दी करेंगे। यहां पे आंसर क्या बनेगा? जल्दी करें भाई, जल्दी करें। यस, बिल्कुल, पहले भी आ चुका है ना, रिपीट हो रहा है। यस, आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर 2 बन जाएगा। देखो कितनी बार मैंने करवा दिया, पहले भी करवा चुका हूं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो आप, सबसे पहले सबसे सरल स्तर आपका सिग्नल लर्निंग होता है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग पर आपका आधारित होता है। जैसे कि घंटी बजने पर कुत्ते के लार का टपकाना, सिग्नल लर्निंग हो गया। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग आपके उसके बाद सेकंड के ऊपर आती है। थर्ड पे आपके चेनिंग आती है। क्या आती है? चेनिंग। इस पीडीएफ को डाल दूंगा, पढ़ लेना। उसके बाद वर्बल एसोसिएशन आता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आती है, उसके बाद कंसेप्ट लर्निंग आपकी आती है, और देन उसके बाद रूल लर्निंग, और सबसे टॉप के अंदर लिख भी रखा है, सबसे जटिल स्तर, सबसे हाई लेवल का क्या होता है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें व्यक्ति ज्ञात नियमों और अवधारणाओं का उपयोग करके नई समस्याओं को हल आपका कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलो नेक्स्ट बताओ। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में
बुद्धि के किन तीन पहलुओं पर बल दिया गया है? कंपोनेंशियल के ऊपर, एक्सपेरिमेंशियल के अंदर, एक्सपीरियंशियल के अंदर, या फिर ऑपरेशनल के अंदर, या फिर कॉन्टेक्चुअल के अंदर? जल्दी आंसर करेंगे भाई 23 का। 23 का आंसर करें भैया आप लोग, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे भाई। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन तीन पहलुओं पर बल दिया गया है? यस, 23 का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आंसर नंबर 3। किसके ऊपर बल दिया गया है? आपके ए के ऊपर, यानी कंपोनेंशियल आपका होता है, उसके बाद बी के ऊपर एक्सपीरियंशियल आपका हो गया, और थर्ड पे आपका कॉन्टेक्चुअल, इसके ऊपर आपका डी नंबर का। तो किसके ऊपर बल दिया गया है? आपका ए पे, बी पे और आपका डी के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्यों तीन पहलू हैं, कंपोनेंशियल, और इसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने और जानकारी के प्रसंस्करण की क्षमता आपकी शामिल होती है। उदाहरण के लिए गणितीय समस्याओं को हल करना। उसके बाद हमने बात की कंटेक्सुअल के बारे में, तो याद आ गया, जिसमें हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करते हैं। यानी कि आपका उल्टा देखो, ये नाम होते हैं जो उन्होंने स्टर्नबर्ग ने दिया था, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और एक्सप्लेनेशन में आपको ये लिखा हुआ दिखता था जब मैं आपको एक्सप्लेन करवाता था। पहले की पीडीएफ देखना, जहां पे इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करना, अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे कंटेक्सुअल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जहां पे प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर आपकी बात की जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंशियल, जिसे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो ऑपरेशनल थोड़ी ना है आपका, ऑपरेशनल कहां पे होता है? गिलफोर्ड वाले में, जहां पे ऑपरेशंस, कंटेंट, याद आया कुछ, वो वहां पे होता है। तो इसी को कंफ्यूजन बोलते हैं, जो बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा भाई। ठीक है, क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब जहां पे आप नई नई चीजों को बनाते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर? अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त आपका नहीं है भाई, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी करेंगे। 16 दिसंबर आपकी भाई डेट है जब आप रिट का फॉर्म भर सकते हो। जल्दी करें भाई। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त आपका नहीं है? स्लो लर्नर के लिए। जल्दी करेंगे भाई। यस, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 24 का आंसर क्या आएगा? नंबर 1 आएगा भाई। जब अगर स्लो ही लर्नर है तो आप उसको एक्सेलरेशन थोड़ी ना कर सकते हो। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे आप एक क्लास है दूसरी क्लास में, एक क्लास बीच में गैप दे देते हो। क्या आपने 5th क्लास कर ली, आप 6th में एडमिशन लेने के लिए गए हो, लेकिन 6th में क्या हुआ भाई, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आपका क्या किया, उस क्लास को बंक कर दिया। आपको 6 की बजाय डायरेक्ट किस में कर दिया? 7th क्लास में। तो एक्सेलरेशन तो जो बच्चा बहुत हाईली इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसके लिए करते हैं ना हम, स्लो लर्नर के लिए थोड़ी ना करते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर 1 बनेगा। रिमीडियल टीचिंग करेंगे हम स्लो लर्नर के लिए, जो धीरे धीरे सीखता है, उसके लिए हम ड्रिल वर्क करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य, ज्यादा से ज्यादा चीजों का अभ्यास कराएंगे, ये भी ठीक है। और सहकारी शिक्षण विधि, यानी कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग, ये भी आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, याद रखें भाई। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर 1 बनेगा भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। किशोर अवस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कोड का चयन करना है भाई। चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न। अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन एडोलोसेंस, यानी कि एडोलोसेंस के अंदर ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जहां पे मतलब वो सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए, जो किशोर अवस्था में बच्चे करते हैं, लेकिन सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए भाई। जल्दी आंसर करेंगे भाई। लीडरशिप स्किल्स आएंगे, एम्पैथी आएगी, इगोसेंट्रिज्म आएगा, फिर स्टीरियोटाइपिंग आएगा। जल्दी करेंगे भाई। कौन सा है जो अप्रूव्ड है 25 का? जल्दी करें। जल्दी करेंगे सभी भाई। यस, कुछ लोग एकदम राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? 25 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर 1, यानी कि ए और बी। लीडरशिप स्किल्स जो हैं ये भी समाज के द्वारा एक्सेप्ट आपकी की जा सकती हैं,
और जो आपका एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दूसरों को समझना सही तरीके से, उसको भी सोशली अप्रूव्ड आप मान सकते हो, क्योंकि दूसरे को तो समझा जा रहा है। लीडरशिप में क्या होता है भाई, लीडरशिप के अंदर क्या करते हैं आप, लीडर बनते हैं, तो सोशल कोई ग्रुप होगा उसी का तो लीडर बनेंगे ना, तो सोशली अप्रूव्ड है आपका पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईगोसेंट्रिज्म और स्टीरियोटाइप ये दोनों नहीं होते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा। आओ एक्सप्लेनेशन के ऊपर। लीडरशिप स्किल्स, किशोर अवस्था में नेतृत्व क्षमता विकसित करना एक स्वीकृत और महत्वपूर्ण गुण होता है। हर कोई क्या चाहता है किशोर अवस्था में, कि मेरी वैल्यू रहो, मेरी वैल्यू हो, मेरी आइडेंटिटी हो, ऐसा ही तो सोचते हैं ना। तो लीडरशिप करने की वो कोशिश करते हैं, वो सबके सामने निकल के आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे वे में करते हैं ना, तो बिल्कुल सही है। यह दूसरों को मार्गदर्शन और प्रेरित करने की क्षमता को प्रकट करता है। नेतृत्व कुशलता समूहों में सामंजस्य बनाए रखने और निर्णय लेने में मदद करती है, बिल्कुल राइट है। एम्पैथी क्या होता है, प्रानुभूति, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, तो प्रानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा, तो सोशली अप्रूव्ड हो गया, सामाजिक संबंध को सही करेगा तो। और सहानुभूति एवं सहयोग को बढ़ावा देता है, तो किशोर अवस्था में प्रानुभूति भी क्या है, एक स्वीकृत सामाजिक गुण आपका होता है। वहीं पे बात करें इगोसेंट्रिज्म को लेकर, यह किशोर अवस्था के विकास का एक सामान्य चरण आपका हो सकता है कि कोई लोग ईगो में रहते हैं ना, लेकिन यह सामाजिक रूप से स्वीकृत थोड़ी ना होगा, अप्रूव्ड थोड़ी ना होगा। इगोस्टिक कोई अगर इंसान है उससे कौन बात करना पसंद करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता। और वहीं पे बात करें स्टीरियोटाइपिंग को लेके, तो रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्व ग्रहित विचार बना लेना। यानी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप उससे मिले भी नहीं हो, ठीक है, और आपने उसको लेके पहले अपने माइंड में विचार बना लिया, ठीक है, कि नहीं वो अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, क्या दूं, क्या एग्जांपल दूं भाई। जैसे ऐसे सोचो आप कि मान लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जस्ट अपने ऊपर ले मत लेना, ठीक है। मान लो आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, आप किसी लड़के से, किसी लड़की से मान लो आप प्यार करते हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपके फैमिली मेंबर वो मान नहीं रहे, तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है यार हमारी शादी नहीं हो सकती है। अब लड़की के लिए कोई रिश्ता आया, ठीक है, और कोई रिश्ता आया और वो लड़का है भाई जॉब लग रहा है, जो भी कर रहा है, तो आप ना तो उस लड़के से मिले हो, ठीक है, ना आपने कभी उसको देखा है, ना उसके नेचर के बारे में आप जानते हो, और आप क्या कहोगे, ऐसे ही है, देख लेना खराब निकलेगा, मैं पक्का लिख के बता रहा हूं, खराब निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा होता होगा। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइपिंग है, कि आप ना तो किसी से मिले हो, ना उससे कभी बात की है, उसके बारे में पहले अपने माइंड के अंदर बना लिया, या तो आप उसे चिढ़ते हैं किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है भाई साहब, तो ये क्या हो गया, आपका स्टीरियोटाइपिंग हो गया, ठीक है। तो यह सामाजिक विकास में एक बाधा होता है, इसे अस्वीकृत सामाजिक व्यवहार माना आपका जाता है, ठीक है कि हाँ हाँ बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, जल्दी करेंगे भाई, करंट में तो यही एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट बताओ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है, द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। जल्दी करेंगे भाई, द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है भाई, लगातार परीक्षाएं लेने के, टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, टेकिंग कॉन्टिन्यूअस टेस्ट एट ए अप्रोप्रिएट इंटरवल, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, टू इवेलुएट स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक बोथ एस्पेक्ट, या फिर केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, यानी मेजरिंग ओनली एजुकेशनल अचीवमेंट। और आपको चूज कहां से करना है, चूज आपको करना है इनमें से, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ए डी होगा, बी सी होगा, ए बी सी होगा, या फिर बी सी डी होगा। चलो मैं ही बता देता हूं, आपको ये शो नहीं हो रहा होगा, तो 26 का जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड, बी और सी। यहां पे देखो आप, लगातार परीक्षाएं लेना बिल्कुल ही गलत है भाई, लगातार परीक्षाएं थोड़ी ली जाती हैं, बिल्कुल गलत है, हमेशा परीक्षाएं थोड़ी चलती रहेगी, पढ़ाना भी तो है। उपयुक्त अंतराल के बाद, ये बिल्कुल राइट है कि जब भी जरूरत हो ना, अकॉर्डिंग टू नीड आपको परीक्षाएं लेनी है, तो बिल्कुल राइट है। और आपके नॉर्मल सी बात है, हम किसको, उसके जो स्कोलेस्टिक प्रॉपर्टी है या जो को स्कोलेस्टिक जो बोथ है, दोनों एस्पेक्ट को हम देखते हैं कि वो पढ़ाई में कैसा है, पर्सनैलिटी में कैसा है, बोलने में कैसा है, दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में कैसा है, कम्युनिकेशन में कैसा है, हम हर चीज को मापते हैं, उसका जो स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट है उसको भी, और जो को स्कोलेस्टिक है उसको भी। स्कोलेस्टिक का मतलब कि आप पढ़ने में कैसे हो, किताब वगैरह में, पढ़ाई में, स्टडी में, और को स्कोलेस्टिक में कौन सी चीजें आती हैं जो आपकी पढ़ाई के अलावा होती हैं, कि आप गेम में कैसे हैं, आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन में कैसे हैं, इन सब चीजों को लेके, ठीक है, तो दोनों शामिल होते हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी और सी बन जाएगा। और यहां पे केवल आ गया, केवल एजुकेशनल अचीवमेंट थोड़ी ना होता है, केवल फ्रीक्वेंट आप टेस्ट थोड़ी ना ले सकते हो, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, बी और सी हो जाएगा, इसलिए आंसर बनेगा आंसर नंबर सेकंड, बी और सी।
चलो नेक्स्ट बताओ भाई। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतः क्रिया सुनिश्चित करती है, वो क्या कहलाती है? द एजुकेशन विच प्रोमोट लर्निंग बाय डूइंग एंड इंश्योर द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट टू लर्न, दिस इज नोन एज, उसको आप क्या कहोगे? स्पेशल एजुकेशन बोलोगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलोगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलोगे, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन बोलोगे? जल्दी करेंगे भाई, उसे आप क्या कहेंगे? जल्दी करो, जल्दी करेंगे भाई। जल्दी करें भाई, जल्दी करें। यस, यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर नंबर सेकंड बनेगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। इसके बारे में किसने बात की थी भाई? जॉन डेवी ने बात की थी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो वहां पर उन्होंने प्रैक्टिकल चीजों के बारे में ही फोकस किया था कि चीजों को हम करके सीखेंगे। ठीक है, यस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आंसर बनेगा, बिल्कुल राइट है। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब तो होता है सबको एक साथ मिलकर पढ़ाना, ये थोड़ी ना आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे भाई, आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर सेकंड बन जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चलो नेक्स्ट बताओ। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? विच टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट? विजुअली इंपेयर्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन सी आपकी यूजफुल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है भाई। ब्रेल मटेरियल होगा, टैकिंग बुक्स होंगी, फिल्म स्ट्रिप्स होंगी, या फिर इम्बोस्ड मैप होगा। अगर इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी को देख लिया करो। ठीक है, जल्दी करेंगे भाई। यस, बिल्कुल राइट है आप सभी। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बनेगा आंसर नंबर 3, फिल्म स्ट्रिप्स। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये आपके देखी जाती है ना, सीन की जाती है ना, तो इसके लिए तो क्या चाहिए आपको? आईज चाहिए, यानी कि आप जब देख सको तभी आपके लिए फायदेमंद होगी। बाकी आपका ठीक है, ब्रेल लिपि आपको अच्छे से पता है, दृष्टिबाधित के लिए ही आपका होता है। वहीं पे बोलती किताबें यानी कि टॉकिंग बुक्स, अभी कहोगे आप ये कैसे हो सकता है? तो बोलती किताबें का मतलब जो भी आपका आजकल आ रही है ना बुक्स वगैरह कि उनकी समरी होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि आप उसको चलते चलते भी सुन सकते हो, ऐसा आपने देखा होगा ना, सुना भी होगा ना, तो वो आपका बिल्कुल राइट है। और उभरे हुए मानचित्र, उभरे हुए मानचित्र का मतलब जैसे कि आपके जो ग्राफ होते हैं ना उनके ऊपर आप ऐसे टच करके देख सकते हो, पहचान सकते हो मैप वगैरह को। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका सही है, फिल्म स्ट्रिप्स आपका गलत हो जाएगा भाई। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर आपका 3 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि फिल्म स्ट्रिप्स मुख्य रूप से दृश्य माध्यम है, इसे देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, यह दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी आपकी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट बताओ भाई कि हदिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट्स लर्निंग, जो लर्निंग को इफेक्ट करेगा। मोटिवेशन होगा, एप्टीट्यूड होगा, इंटरेस्ट होगा, या फिर अटेंशन होगा? जल्दी करेंगे भाई, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जल्दी करेंगे, जल्दी आंसर करो भाई। मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अटेंशन? जल्दी करेंगे भाई। 29 बिल्कुल राइट है आप सभी। आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर 4 भाई, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए ही होना चाहिए। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब आप किसी खास विषय में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, लर्निंग को इफेक्ट करेगी ना। अगर आप किसी खास विषय में अच्छे हैं तो ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ा पाएंगे आप, तो बिल्कुल राइट है। इंटरेस्ट बिल्कुल राइट है भाई, इंटरेस्ट आपका होगा तभी तो आप चीजें कर पाओगे, और जब आप उसके अंदर अटेंशन रखोगे, पूरा ध्यान रखोगे, पूरा अटेंटिव बनोगे उस चीज को लेके, तभी आप सही करोगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 4, सारे ही आपके सही हैं। मोटिवेशन यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब किसी व्यक्ति में सीखने की प्रेरणा होती है तो वह कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए पुरस्कार या प्रशंसा अधिगम को बढ़ावा देती हैं। एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो यह व्यक्ति की किसी विषय या कौशल को सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है। यह एक उच्च अभिक्षमता वाला व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में जल्दी सीखता है। मैंने बताया ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, अच्छा एग्जांपल भी था ना, गणितीय कौशल में रुचि रखने वाले छात्र गणित जल्दी सीखेंगे। मैंने आपको पर्टिकुलर विषय में बात करेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? व्यक्ति की रुचि यह तय करती है कि वह किस विषय को सीखने में अधिक ध्यान देगा। यदि विषय में रुचि नहीं है तो अधिगम प्रभावी आपका नहीं होगा। उदाहरण के लिए कला में रुचि रखने वाला छात्र चित्रकला में जल्दी प्रगति कर पाएगा। ठीक है, और वहीं पे बात करें अटेंशन के बारे में, अवधान जिसे बोलते हैं ध्यान,
ध्यान अधिगम की प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व होता है। ध्यान के बिना अधिगम संभव नहीं है। उदाहरण के लिए कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनने वाला छात्र अधिक जानकारी प्राप्त आपकी करता है। टेंशन होनी चाहिए तभी आप सीख पाओगे। चलो भाई नेक्स्ट और लास्ट बता दो। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है क्या कहलाती है भाई? डिस्प्लास्टिया होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिसग्राफिया होगा या फिर डिसकैलकुलिया होगा? जल्दी करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, जल्दी करें, जल्दी करेंगे भाई सभी। भाई मोनिका वो तो मैं बनाता हूं भाई, भाई वो मेरा तरीका यही है। जल्दी करेंगे भाई। जल्दी करें सभी। जल्दी करें। यस, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सेकंड, डिसलेक्सिया। किसने से संबंधित होती है? पढ़ने से संबंधित, यानी रीडिंग से संबंधित आपका होता है डिसलेक्सिया। किससे संबंधित? रीडिंग से संबंधित। मोनिका तोमर भाई आपका रिवाइज या तो अच्छे तरीके से नहीं है, आप काफी क्वेश्चंस के गलत आंसर दे रहे हो, तो प्लीज रिवीजन के ऊपर फोकस करो आप। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? आपका राइटिंग से संबंधित, यानी कि लिखने से संबंधित आपका हो जाएगा, लिखने से संबंधित। और वहीं पे अगर हम बात करें डिसकैलकुलिया के बारे में, तो इसमें जो बेसिक कैलकुलेशन आपका होता है ना, बेसिक कैलकुलेशन, वो भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। बेसिक कैलकुलेशन कि आपका मैथमेटिक्स से संबंधित हो गया ना, तो आप मैथमेटिक्स बोल सकते हो कि उससे संबंधित आपका ये होता है। और डिस्प्लास्टिया के बारे में बात करें तो ये एक शारीरिक विकार है, ये आपका लर्निंग से संबंधित नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित, क्योंकि जो बच्चों के वर्णों और शब्दों में अंतर करने में, क्योंकि बच्चा अंतर ही नहीं कर पा रहा है शब्द और वर्ण के अंदर, इस वजह से आपका, ठीक है। तो डिस्प्लास्टिया मुख्य रूप से एक शारीरिक विकार संबंधित स्थिति होती है जो किसी अंग या ऊतक के सामान्य विकास में आपकी असामान्यताएं होती हैं। डिस्प्लास्टिया के बारे में मैं बता रहा हूं, तो इसलिए आपका डिस्प्लास्टिया नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे भैया आप।